राजस्थान, तपते सूरज के नीचे फैला हुआ एक सुनहरा समंदर। लेकिन ये लहरें पानी की नहीं, रेत की हैं। रेत जो अपने सीने में सदियों पुराने राज दबाए बैठी है। कहते हैं यहां की हर झर्रा, हर कण एक कहानी सुनाता है। कहानियां शान और शौकत की, खून और गद्दारी की, और ऐसे रहस्यों की जिनसे पर्दा उठना इंसानियत के वजूद पर सवाल उठा सकता है। उसी रेत के बीच सदियों पहले खड़ा था एक शाही किला, किला-ए जर यानी सोना। कहा जाता है इस किले में इतनी दौलत थी कि सूरज की किरणें भी उससे ईर्ष्या करती थीं। दीवारें संगमरमर की, लेकिन उन पर जड़े रत्नों की चमक, आंखें छुतिया दे। झूमर इतने बड़े कि उनमें पूरा आसमान समा जाए। और खजाने के हॉल में रखी संदूकें सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात से लबालब। लेकिन एक रात, ऐसी रात जिसे न इतिहास ने पूरी तरह लिखा, न किसी ने खुलकर बयान किया, किला जिंदा निकल लिया गया रेत की लहरों ने। सुबह जब लोग उठे तो जहां कल तक सोने का महल चमकता था, वहां बस रेत थी, सूनी, सुनसान और डरावनी। लोग कहते हैं ये कोई साधारण किला नहीं था। इसकी नींव के नीचे कुछ ऐसा दफन था जिसे इंसान की आंखों से छुपाना जरूरी था। मुगलिया सल्तनत के आखिरी दिनों में एक बादशाह ने इसे हमेशा के लिए सील करवा दिया। मुख्य द्वार पर अरबी में चेतावनी लिखवाई, जो इसे खोलेगा वो खुद को रेत में दफना देगा। और फिर सदियां बीत गईं। किला जर्र का जिक्र बस पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों की अधूरी कहानियों में रह गया। लोग इसे एक अफसाना समझते थे, जब तक कि एक शख्स, डॉक्टर इमरान खान, ने इन कहानियों को सच मानने की हिम्मत नहीं की। डॉ इमरान एक नामचीन इतिहासकार, जिनका जुनून था गुमशुदा सच को सामने लाना। दिल्ली की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक दिन उन्हें मुगल कालीन दस्तावेज का पन्ना मिला। उसमें किला झर्र का जिक्र था और एक नक्शा जिसके बीचों बीच एक एक्स का निशान, और नीचे वही चेतावनी, जो इसे खोलेगा वो खुद को रेत में दफना देगा। किसी और के लिए ये बस एक डराने वाली पंक्ति होती, लेकिन इमरान के लिए ये एक दावत थी। उस रात डॉक्टर इमरान की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पुरानी मेज पर फैले नक्शे के हर मोड़, हर लकीर को वो बार बार देख रहे थे। कभी अपनी उंगलियों से उस एक्स के निशान को छूते, तो कभी पुराने अक्षरों को तर्जुमा करने की कोशिश करते। वो जानते थे ये कोई साधारण खोज नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर होने वाला था। 3 महीने तक इमरान ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, मुगलिया दफ्तर के दस्तावेज, ब्रिटिश काल के सर्वे मैप, यहां तक कि कुछ गैर कानूनी निजी कलेक्शन भी। हर नई जानकारी उन्हें उस एक्स के करीब ले जाती, लेकिन साथ साथ एक अजीब सा बोझ भी उनके सीने में बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर दस्तावेज, हर लिखित निशानी एक ही चेतावनी दोहराती थी। रेत उसे नहीं छोड़ती जो उसकी नींव को छू ले। आखिरकार उन्होंने अपनी टीम बनाई। पहला नाम था आदिल, उनका वफादार असिस्टेंट, जो कैमरा और ड्रोन ऑपरेट करता था। आदिल की आंखों में हमेशा एक चमक होती थी, जैसे उसे दुनिया के हर कोने को कैद करने की जल्दी हो। दूसरी थी जोया, आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट, एक ऐसी लड़की जिसे पुराने शिलालेख पढ़ने का हुनर हासिल था। उसका कहना था दीवारें बोलती हैं, बस उन्हें सुनना आना चाहिए। और आखिरी रजा, एक लोकल गाइड। रजा ने बचपन से रेगिस्तान की डरावनी कहानियां सुनी थी। कभी किला झर्र का नाम भी लिया हो तो बुजुर्ग चुप हो जाते, लेकिन रजा के कदम आज उसी रेत की तरफ बढ़ने वाले थे। सफर की तारीख तय हुई अगले शुक्रवार की सुबह, लेकिन उससे पहले एक और अजीब बात हुई। रात को जब इमरान नक्शे पर काम कर रहे थे, खिड़की से एक रेत का बवंडर उठा और सीधे कमरे के अंदर आ गया। कागज उड़ने लगे, नक्शा जमीन पर गिरा, और उसके कोने में जो पहले धुंधला था, अचानक एक नया शब्द साफ हो गया। अरबी में लिखा था दरवाजा, जिसे लौटने का रास्ता नहीं। इमरान के हाथ उस शब्द पर रुक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और उसी पल उन्होंने तय कर लिया, अब यह सफर टल नहीं सकता। सुबह होते ही दिल्ली से जीप रवाना हुई, पश्चिम की तरफ, उस रेत के समंदर की ओर जिसने सदियों से अपने सीने में
किला झर्र को दबा रखा था। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि रेत सिर्फ सोना नहीं, चीखें भी निकल लेती है। सुबह की पहली किरण और जीप दिल्ली से निकल पड़ी। सड़कें बदलती गईं। पहले शहर का शोर, फिर खेतों की हरियाली, और फिर एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ती थी। इमरान, आदिल, जोया और रजा, चारों के चेहरे पर अलग अलग रंग। करीब 5 घंटे के सफर के बाद सड़क का अंत आ गया। आगे सिर्फ रेत थी, सोने जैसी सुनहरी, लेकिन उस पर पड़ती धूप आंखों में चुभती थी। रजा ने ऊंटों का इंतजाम कर रखा था। जीप से उतरते ही एक गर्म लू का झोंका आया, ऐसा कि सांस लेना भी भारी हो जाए। यहीं से असली सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान के बीचों बीच घंटों ऊंट पर सवार, कभी दूर दूर तक बस टीलों का फैलाव, कभी रेत में अजीब आकृतियां, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो। जोया की नजर उन आकृतियों पर ठहरती, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। आदिल बार बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार हवा उसे गिरा देती। इमरान बस नक्शा देखते हुए दिशा तय कर रहे थे। दोपहर ढलते ढलते सूरज ढलान पर आने लगा, और फिर रजा ने ऊंट रोक दिए। यहां से आगे रात में जाना मुनासिब नहीं। उसकी आवाज में हल्का डर था। इमरान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सिर्फ रेत, लेकिन हवा में एक अजीब भारीपन था। तंबू लगाए गए, रात का खाना, सूखी रोटियां और पानी। टीम सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन इमरान की आंखों में नींद कहां। वो अकेले नक्शा लेकर तंबू से बाहर निकले। चांदनी में रेत का रंग चांदी जैसा हो गया था। इमरान ने जेब से कंपास निकाला, दिशा जांची, और तभी रेत में उनके पैरों के पास खुद ब खुद एक गोल आकृति बनने लगी। कोई हवा नहीं है, लेकिन रेत ऐसे घूम रही थी जैसे अंदर से कुछ उभर रहा हो। इमरान झुक कर देखने लगे, और उस गोल घेरे के बीच एक चमकदार धातु का टुकड़ा बाहर आया। छोटा, लेकिन उस पर अरबी में उकेरा हुआ एक शब्द, कफन। इमरान ने उस टुकड़े को उठाया, और उसी पल रेत में उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। दिल की धड़कनें तेज, सांसें भारी, और पीछे से किसी के धीमे ठंडे लहजे में बोले गए शब्द, तुम्हें लौटना नहीं चाहिए था। रेगिस्तान की रात, जहां हर आवाज, हर साया और हर सरसराहट एक अलग मायने रखती है। इमरान के कानों में वो ठंडी अपरिचित आवाज गूंज रही थी, तुम्हें लौटना नहीं चाहिए था। उन्होंने झट से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ लहराती हुई रेत और हवा में उड़ते तंबू के पर्दे। आदिल और जोया बाहर निकल आए। डॉ साहब, आप ठीक हैं? आदिल की आवाज में चिंता थी। इमरान ने हाथ में पकड़े धातु के टुकड़े को दिखाया। जोया झुककर उसे देखने लगी। इस पर लिखा है कफन, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन ये धातु यहां रेत के बीच कैसे? रजा, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, यह अच्छा नहीं है। किला झर्र के बारे में कहा जाता है कि उसकी नींव के नीचे सिर्फ दीवारें नहीं, कब्रें भी हैं, और जो वहां कदम रखे उसकी रूह हमेशा के लिए रेत में कैद हो जाती है। रात का बाकी समय बेचैनी में गुजरा। कोई सो नहीं पाया। कभी दूर से ऊंट की घंटियों की आवाज, कभी जैसे किसी ने तंबू के बाहर रेत पर कदम रखे हो। लेकिन बाहर झांको तो कुछ नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ सफर फिर शुरू हुआ। जैसे जैसे वो नक्शे के एक्स के निशान की तरफ बढ़ते गए, रेत का रंग बदलने लगा। पहले सुनहरी, फिर पीली, और फिर हल्की लालिमा लिए हुए, मानो उसमें खून का अक्स मिल गया हो। दोपहर होते होते रजा ने ऊंट रोक दिए। हम पहुंच गए, उसने धीमे स्वर में कहा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले, बीच में एक गहरी गोलाकार धंसाव वाली जगह, मानो रेत ने किसी भारी चीज को निगल लिया हो। इमरान ने नक्शा खोला। एक्स का निशान बिल्कुल नहीं था। जोया ने जमीन पर झुककर देखा। रेत में दबे कुछ पत्थर, जिन पर अजीब किसी पिटी नक्काशी थी। और तभी आदिल का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर धुंधली सी आकृति, एक लंबा चोगा पहने शख्स जो पत्थरों के बीच खड़ा उन्हें देख रहा था। लेकिन जब सबने पलटकर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ रेत और हवा, जो अब एक अजीब लय में बह रही थी, जैसे किसी प्राचीन जुबान में कुछ पढ़ रही हो।
इमरान ने पत्थरों के चारों ओर खुदाई शुरू करने का इशारा किया, लेकिन हर फावड़ा जैसे रेत के नीचे किसी ठोस सतह से टकरा रहा हो। घंटों मेहनत के बाद एक बड़ा काला पत्थर बाहर आया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में उकेरा था, दरवाजा जिसे लौटने का रास्ता नहीं। काले पत्थर पर उकेरे गए सुनहरे अक्षर धूप में अजीब सी चमक रहे थे। दरवाजा जिसे लौटने का रास्ता नहीं। इमरान की नजरें उन अक्षरों से हट नहीं रही थीं, जैसे उनमें कोई अदृश्य खिंचाव हो, एक चुंबक जो उनकी रूह को अपनी तरफ खींच रहा हो। आदिल ने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग चालू की। जोया ने धीरे से उंगलियों से उन अक्षरों को छुआ और उसी पल पत्थर के नीचे से एक ठंडी लहर सी उठी जो सबके पैरों तक आ पहुंची। रजा पीछे हट गया। तो साहब, ये सही नहीं है, ये दरवाजा नहीं, ये कब्र का मुंह है। इमरान ने बिना कुछ कहे खुदाई का इशारा किया। घंटों की मेहनत के बाद पत्थर का एक हिस्सा हिला और नीचे की तरफ एक संकरी सीढ़ियों का रास्ता दिखा, अंधेरे में उतरता हुआ। इमरान ने टॉर्च जलाई। सामने धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां इतनी तंग कि एक बार में सिर्फ एक आदमी उतर सके। चलो, इमरान ने कहा और खुद सबसे आगे बढ़े। पीछे जोया, फिर आदिल और सबसे आखिर में रजा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, गहरी, ठंडी और नमी से भरी। नीचे कहीं से पानी टपकने की आवाज और कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने सीढ़ियों पर ऊपर से रेत गिरा दी हो। करीब 30-35 सीढ़ियों के बाद चारों एक छोटे से कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर धुंधली नक्काशी, घोड़ों, तलवारों और एक मुकुट पहने राजा की तस्वीरें। लेकिन राजा की आंखें जली हुई लग रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरच दी हो। जोया ने टॉर्च एक कोने पर डाली। वहां लोहे का एक पुराना दरवाजा था, जिस पर जंग इतनी गहरी थी कि रंग पहचानना मुश्किल। दरवाजे के बीचों बीच वही शब्द दोबारा उकेरे गए थे, लौटने का रास्ता नहीं। आदिल ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। अत वो थोड़ा खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, मानो सदियों से कैद होकर अब भाग निकली हो। इमरान ने टॉर्च अंदर डाली और जो दिखा उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कक्ष के बीचों बीच सुनहरे रंग का एक विशाल सिंहासन और उसके ठीक सामने रेत में आधा दबा कंकाल का ढांचा, जिसके सिर पर वही मुकुट था जो ऊपर की नक्काशी में राजा के सिर पर था। लेकिन कंकाल के जबड़े ऐसे खुले थे जैसे वो मरते वक्त चीख रहा हो। और उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा, सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज और फिर किसी और की सांसें जो चारों की नहीं थी। अंधेरे में समय जैसे ठहर गया था। कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन सबके कान उस एक आवाज पर टिके थे, सांसों की आवाज जो 4 लोगों से ज्यादा थी। जोया ने फुसफुसाकर कहा, डॉक्टर इमरान, यहां कोई है। इमरान ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट बुझ गई। और तभी आदिल के कैमरे की नाइट विजन अपने आप ऑन हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर सिंहासन के पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, पतली, और उसके सिर पर वही मुकुट। रजा की सांस तेज हो गई। ये राजा है। लेकिन उसकी आवाज बीच में ही अटक गई, क्योंकि परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इमरान ने झट से अपना बैग खोला और एक छोटा सा पीतल का दिया निकाला। ये मुगल काल के कब्रिस्तानों में इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा, अगर यहां वाकई कोई रूह है तो ये लौ हमें कुछ देर बचा सकती है। उन्होंने दिए में तेल डाला, बाती जलाई और जैसे ही लौ जली परछाई रुक गई। लेकिन एक ठंडी आवाज सीधे उनके कानों में फुसफुसाई, तुम लौट क्यों नहीं गए? जोया के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी रोशनी जमीन पर घूमते हुए उस कंकाल के हाथ पर पड़ी। उंगलियों में एक पुराना सोने का सिक्का अटका था, जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। इमरान नीचे झुके सिक्का उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ में लिया, पूरे कक्ष में एक कंपन सा हुआ, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल दरवाजा खुल रहा हो। आदिल ने कैमरे में देखा, सिंहासन के पीछे की दीवार पर रेत धीरे धीरे बहकर
एक छेद बनाती जा रही थी और उस छेद से अजीब सी गंध और बहुत ही हल्की लेकिन साफ चीखने की आवाज आ रही थी। इमरान ने कहा, यह शायद असली प्रवेश द्वार है, किला जर्र का असली दिल यही है। रजा ने घबरा कर सिर हिलाया। नहीं, जो इस रास्ते से गया वो वापस नहीं आया। इमरान की आंखों में जुनून था, डर नहीं। तो फिर हम वो पहले लोग होंगे जो वापस आएंगे। चारों धीरे धीरे उस छेद की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही इमरान ने कदम अंदर रखा, लौ एकदम बुझ गई। अंधेरा और सिर्फ एक आवाज, रेत में किसी के घसीटे जाने की। अंधेरे में आंखों ने हार मान ली थी। अब सिर्फ हाथों की उंगलियां ही रास्ता ढूंढ रही थीं, दीवारों की ठंडी नमी भरी सतह को छूते हुए। रेत के नीचे ये सुरंग पत्थर से बनी थी, लेकिन इन पत्थरों पर नक्काशी थी, अजीब सी अनजानी लिपि में। जोया ने उंगलियों से छूते हुए कहा, यह अरामी और अरबी का मिला जुला रूप है। शायद यह मुगल काल से भी पुराना है। इमरान ने बमुश्किल मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर किला जर्र की कहानी सिर्फ सोने की नहीं, सभ्यता की भी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, ये धड़कनें तेज होती जा रही थीं और साथ में हवा भारी होने लगी, जैसे उसमें कोई अदृश्य धूल खुली हो। रजा के कदम धीमे पड़ गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जमीन सांस ले रही है। आदिल ने कैमरे को ऊपर किया और नाइट विजन में देखा कि दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी सी बह रही है, जैसे नसों में खून बहता है। अचानक रास्ता एक विशाल कक्ष में खुला। बीचों बीच रेत के ऊपर एक पत्थर का गोल मंच था। उस मंच पर एक धातु का संदूक रखा था, काला, जंग खाया, लेकिन उस पर सोने की जड़ाई में वही चेतावनी लिखी थी, जो इसे खोलेगा वो खुद को रेत में दफना देगा। इमरान की आंखों में अब सिर्फ एक ही चमक थी। उन्होंने संदूक के पास जाकर उसके किनारे पर हाथ रखा। ठंड इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने बर्फ की सुई हथेली में चुभो दी हो। जोया ने धीमे से कहा, इस पर ताले नहीं है, शायद ये सिर्फ प्रतीकात्मक चेतावनी थी। लेकिन आदिल के कैमरे ने कुछ और कैद किया। संदूक के किनारे रेत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे किसी ने उसे भीतर से छुआ हो। इमरान ने संदूक का ढक्कन उठाया और तभी एक भयानक सन्नाटा छा गया। धड़कनों की आवाज बंद, हवा का बहना बंद, सिर्फ उनकी सांसों की गूंज। संदूक के अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक खोपड़ी। लेकिन यह खोपड़ी इंसान की नहीं थी। आकार बड़ा, आंखों के गड्ढे बहुत गहरे और दांत बेहद लंबे। खोपड़ी जैसे ही हवा में छुई, पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से रेत बहने लगी और मंच धीरे धीरे नीचे धंसने लगा, मानो किला जर्र खुद को और उन्हें निकल रहा हो। इमरान ने खोपड़ी को अपने बैग में डाला। हम इसे ऊपर ले जाएंगे और सच दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन ऊपर लौटने का रास्ता अब रेत से बंद हो चुका था। रेत हर तरफ से रिश्ती चली आ रही थी, मानो सदियों पुरानी दीवारें अब थक चुकी थीं और उन्होंने अपने रहस्य को फिर से दफन करने का फैसला कर लिया हो। इमरान, जोया, आदिल और रजा चारों एक दूसरे को पकड़कर लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटे, लेकिन हर रास्ता रेत से बंद हो चुका था। कक्ष की पिछली दीवार पर एक लंबी दरार उभर आई। उस दरार से हल्की सी नीली रोशनी बाहर झांक रही थी। रजा ने कांपते हुए कहा, यह क्या है, बाहर का रास्ता या और गहराई? इमरान ने बिना जवाब दिए दरार को धक्का दिया और दीवार जैसे किसी अदृश्य हाथ ने खींच ली हो, भीतर की ओर खुल गई। उनके सामने एक लंबा गलियारा था। छत पर लटकते पत्थरों में नक्काशी थी, जिनमें सैकड़ों आंखें उकेरी गई थीं। आंखें जो चलते चलते उनका पीछा कर रही थीं। जोया ने सुना, यह आवाज अरामी में है, कह रही है वापस जाओ। लेकिन इमरान रुकने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे इतिहास कभी दोबारा मौका नहीं देता। गलियारे के अंत में एक विशाल द्वार था। सोने की परत अब जंग खा चुकी, लेकिन उस पर उकेरी गई आकृतियां साफ थीं। एक राजा जो अपने ही दरबारियों के शवों पर बैठा है और उसके पैरों के नीचे वही खोपड़ी जो अब इमरान के बैग में थी।
आदिल ने कांपते हुए कहा, यह खोपड़ी किसी इंसान की नहीं, किसी और की है। और ये राजा इसे पूछता था। द्वार के बीचों बीच एक गोल निशान था, बिल्कुल वैसा जैसा खोपड़ी के माथे पर था। इमरान ने बिना सोचे खोपड़ी को बाहर निकाला और उस निशान पर रख दिया। धीरे धीरे द्वार खुलने लगा और अंदर से एक ऐसा दृश्य सामने आया। सोने से जड़ी दीवारें, हजारों मूर्तियां और बीच में एक हॉल जिसमें रेत नहीं बल्कि काला तरल सा पदार्थ भरा था, जिसमें अजीब आकृतियां हिल रही थीं, मानो कोई सो रहा हो या इंतजार कर रहा हो। जोया ने एक कदम पीछे लिया। यह खजाना नहीं है इमरान, यह कैद खाना है। और तभी काले तरल से एक हाथ बाहर निकला, लंबा पतला हड्डी जैसा लेकिन नुकीले सुनहरे नाखूनों वाला। वो हाथ बस शुरुआत था। तरल की सतह पर बुलबुले फूटने लगे और उनके बीच से एक लंबा काला धड़ बाहर निकला। उसकी त्वचा सोने और राख का अजीब सा मिश्रण और आंखें जैसे पिघला हुआ लोहा चमकती हुई। जोया ने धीमे से कहा, यह इंसान नहीं, रजा, जिसकी आंखों में बचपन की कहानियों का डर फिर से जिंदा हो चुका था, पीछे हटते हुए बुदबुदाया। बुजुर्ग कहते थे किला जर्र का खजाना एक जिन्न की नजर में था, शायद वही है। वो आकृति पूरी तरह बाहर आ गई। कद इंसानों से 2 गुना, कंधे चौड़े लेकिन हड्डियों जैसा पतला। उसके हर कदम से हॉल की दीवारों पर उकेरी गई सोने की परत परत झड़ने लगी। इमरान ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, हंसी जैसे धातु पर नाखून रगड़े जाए, और बोला, मैं इस किले की आखिरी सांस हूं और तुमने मुझे जगा दिया। आदिल, जो कैमरा अब तक चालू रखे हुए था, चिल्लाया, इमरान, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन बाहर का रास्ता अब उसी तरल में डूब चुका था जिससे वो आया था। दीवारों पर बनी आंखें अब धीरे धीरे पलकें झपका रही थीं। जोया ने अपनी नोटबुक फटाफट पलटी। यहां लिखा है, यह जगह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक मुहर है। अगर हम इसे सील नहीं करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इमरान ने पूछा, कैसे? जोया, इसकी खोपड़ी वापस उसके शरीर में रखनी होगी और फिर आरामी मंत्र पूरा पढ़ना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खोपड़ी उठाई, वो प्राणी गुर्राया और एक ही छलांग में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांस तपते लोहे जैसी गर्म और उसकी नजर सीधे तुम्हारी रूह में उतरती हुई। इमरान ने खोपड़ी को कसकर पकड़ा। आज तुम्हारा किला फिर से रेत में जाएगा। और वो भागे सीधे उस तरल की तरफ जहां से वो आया था। लेकिन जैसे ही वो तरल के किनारे पहुंचे, कुछ ऐसा हुआ कि पूरी धरती एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। इमरान खोपड़ी हाथ में थामे तरल के किनारे खड़ा था। पीछे वो प्राणी और आगे रेगिस्तान के नीचे अंधकार की गहराई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक यकीन कि अगर ये आज खत्म ना हुआ तो आने वाली सदियों में ये धरती कभी चैन से सांस नहीं ले पाएगी। जोया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अरामी के प्राचीन लफ्ज जो हर अक्षर के साथ हवा को भारी कर रहे थे। आदिल कैमरा छोड़ चुका था, अब सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश में था। रजा हाथ में मशाल लिए उस प्राणी को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मशाल की रोशनी से नहीं डरता था। उसका पंजा इमरान की पीठ को छू गया। खून गर्म रेत पर टपका, लेकिन इमरान ने एक पल भी गंवाए बिना खोपड़ी उस तरल में फेंक दी। जैसे ही खोपड़ी पानी में गिरी, पूरा हॉल कांप उठा। तरल का रंग काला हो गया और उसमें से हाथ, पैर, चेहरे ऐसे बाहर निकलने लगे जैसे सदियों से कैद रूहें आजाद हो रही हों। प्राणी जोर से चिल्लाया, तुमने मुहर तोड़ दी। जोया ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र का आखिरी लफ्ज पढ़ा और उसी पल तरल ने प्राणी को पकड़ लिया। वो तड़पने लगा, खींचा जाने लगा और उसकी आंखों की लौ बुझने लगी। जब सब थमा तो वहां बस रेत थी, ना किला ना खजाना, सिर्फ अनंत रेगिस्तान और 4 थके हुए इंसान। इमरान घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। रजा ने धीमे से कहा,
अब ये फिर कभी वापस नहीं आएगा, है ना? इमरान मुस्कुराया नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और बोला, इतिहास कभी खत्म नहीं होता रजा, बस जगह बदल लेता है। और फिर उन्होंने रेगिस्तान छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब थार की रातें लंबी होती हैं और हवा तेज बहती है तो रेत में कहीं धातु के टकराने जैसी एक हल्की आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो किला जल रहा है जो अब भी अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है।